हेलो एवरीवन, पूनम दिस साइड। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने फर्स्ट 2 क्लास जो इसमें मैंने 10th क्लास के मार्क्स की वेटेज किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर में आएगा, और सेकंड क्लास में मैंने 1.1 के जो एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि देखो ये सीबीएसई और एचबीएसई दोनों में एनसीईआरटी लगता है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चंस के लेवल्स में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बट अभी एचबीएसई ने भी सीबीएसई के पैटर्न पर ही स्विच कर लिया है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सारा एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा। तो जो भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उससे पहले जो एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं वो हर बार 12 से 16 मार्क्स के डायरेक्ट आपके एग्जाम्पल आते हैं। इस वजह से मैं एक्सरसाइज से पहले वाली चीज़ें करवा रही हूँ ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे उनमें कोई दिक्कत ना आए। तो 1.1 के जो मैंने कल आपको बता दिए थे कि अगर प्राइम फैक्टर्स में कैसे ब्रेक डाउन होते हैं और एचसीएफ एलसीएम में अगर 2 नंबर का निकालते हैं तो कैसे हम दोनों नंबर की प्रोडक्ट करते हैं, और एलसीएम और एचसीएफ की अगर प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो नंबर्स के इक्वल ही आता है। ऐसे ही अगर 3 का होता है तो 3 में ये फार्मूला नहीं लगता, 3 के लिए मैंने अलग फार्मूला बताया था। अभी जो हम सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.1 की जो एक्सरसाइज है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे चैप्टर से पहले जो डिटेल्स में दिया हुआ है वो, फिर एक्सरसाइज, फिर उसके बाद में आपकी कोई भी डाउट्स हो तो वो, ठीक है। पहले हम चैप्टर का ब्रीफ करेंगे, एक्सरसाइज से पहले वाली चीज़ें, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज, ताकि आपका जो एग्जाम्पल के रूप में आपके आधे क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएं, फिर हम क्वेश्चंस पर आएँ ताकि आपके जो एग्जाम्पल हैं वो आपको रिवीजन में हेल्प करें। सबसे मेन इम्पोर्टेंट 100 आउट ऑफ 100 लेके आने वाले की होती है कि वो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता है। अगर आप भी कंसिस्टेंसी डेली जो क्लासेस मिलती हैं वो साथ में उनके नोट्स बना के रिवाइज करते हो, या फिर जो क्लासेस हैं उनको 2 से 3 बार देख लेते हो, तो भी आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाते हैं। लेकिन आपको बाकायदा पेन कॉपी पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मुझे बिना प्रैक्टिस किए मेरे क्वेश्चंस बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, फिर पेपर में भूल जाओगे, फिर पास होने तक की ये हो जाएगा कि बस पास हो जाए, फिर वो एग्जामिनर धक्के से आपसे एक दो मार्क बढ़ा के आपको पास कर देगा, बट वो कोई परसेंटेज काम आने वाली नहीं है और कोई वो चीज़ें वो काम आने वाली नहीं है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होती तो वो चीज़ें कोई काम नहीं आती। अभी हम जो 1.2 से पहले वाली जो थ्योरम और एग्जाम्पल्स हैं वो करेंगे, और इन में से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वो क्वेश्चन है ये वाला 5-√3 इज़ इरेशनल वाला, तो हम उसको भी कवर करेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ऐसे जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जैसे रिविजिटिंग रैशनल नंबर 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि हमने रैशनल नंबर क्या होते हैं जो p/q की फॉर्म में हो, जहाँ पे p और q है वो इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे इरेशनल्स नंबर क्या होते हैं जो रैशनल्स नहीं हो। विच नंबर इज़ नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर इज़ नोन एज इरेशनल, या फिर नॉट रैशनल नंबर इज़ नोन एज इरेशनल नंबर्स। जैसे हम प्रूव करते हैं कि √2 है, √3 है, √5 है, या फिर जो √p है जहाँ पे p है वो एक प्राइम नंबर है, वो इरेशनल होगा। तो ऐसी एक फंडामेंटल थ्योरम है, हम अज्यूम करते हैं कि वो रैशनल है और हम बाद में कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देते हैं और वो एक इरेशनल नंबर प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर इरेशनल नंबर बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉल अ नंबर s इज़ कॉल्ड इरेशनल इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। वहाँ पे where p and q are the integers and q is not equal to 0. Some examples of the irrational number which you can already familiar, √2 है, √3 है, √15 को क्या लिख सकते हैं, √3 into √5, पाई है, माइनस ऑफ √2 अपॉन में √3 है। जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल्स नंबर होते हैं। ये सारा हमने 9th में कवरअप कर रखा है। Before we prove that √2 is irrational, we need the following theorem. Was proof is based on the fundamental theorem of arithmetics, है ना। जैसे अभी एक थ्योरम है 1.2 जो बहुत मतलब ये चीज़ें है ना अगले वाले क्वेश्चन में हेल्प करेंगी, तो ये इन चीज़ों को आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे लेट p भी एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड्स करता है a² को, p डिवाइड करता है a को, तो a एक पॉजिटिव नंबर है।
तो प्रूफ में क्या करेंगे, हम जो ए के जो प्राइम फैक्टर हैं उसमें स्प्लिट करेंगे एक नंबर को, P1 P2 अप टू P1 Pn नंबर्स में हमने प्राइम में स्प्लिट कर लिया। ज़रूरी नहीं है डिस्टिंक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर ए स्केयर होगा तो जो ए की वैल्यू है उसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए स्केयर आ जाएगा P1 का स्केयर, P2 का स्केयर और Pn का स्केयर। अब फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे तो जिससे क्या होगा कि P एक प्राइम फैक्टर है और उसमें ए स्केयर से वो डिवाइड हो रहा है। हाउएवर यूज़ करते हैं यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम, तो ओनली फैक्टर ऑफ ए स्केयर की क्या बनेंगे, P1 P2 Pn, क्योंकि वो पावर हो जाएगी ना, तो जो P है वो डिवाइड करेगा P1, तो P एक नंबर बन जाएगा किन में से, P1 P2 अप टू Pn में से। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि P डिवाइड्स करता है A को। अब हमें ये पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, टेक्निक का यूज़ करेंगे तो हम एज्यूम करते हैं कि इरेशनल नंबर, सिर्फ इसमें क्या है कि एक नंबर था जिसको हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ रहे हैं, फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइम के जो नंबर्स हैं उनकी पावर्स आ जाएंगी, जितनी पावर करेंगे। जैसे 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 पावर बन रही है। ऐसे ही अगर वो नंबर हैं तो वो एक पावर से तो डिवाइड हो रहे हैं, अगर वो एक पावर से डिवाइड हो रहे हैं तो P डिवाइड जो भी ये P नंबर बनता है P1 P2 अप टू Pn से बन रहा है ना, तो ये नंबर डिवाइड हो जाता है A से, है ना, P डिवाइड्स कर रहा है A को। ऐसे ही अभी जो 1.3 की थ्योरम है वो क्या बोल रही है, √2 इज़ इरेशनल नंबर है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, टू द कॉन्ट्ररी लेट अस अज्यूम, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, लेट अस अज्यूम √2 इज़ एन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होगा तो P/Q की फॉर्म में होगा, यहाँ पे R/S ले रखा है, तो हमें पता है कि उनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है, तभी अदरवाइज़ कुछ अलग कॉमन फैक्टर होगा तो उसको कैंसिल कर लेंगे। तो √2 को A/B भी लिख सकते हैं जो को प्राइम बनेगा, या R/S भी लिख सकते हो। तो यहाँ से जो वैल्यू आई है वो B√2A आई है ना। अब हम दोनों पार्ट्स का स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड से, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग, तो हमें क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और B का स्क्वायर हो जाएगा, 2B² इज इक्वल टू A स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे 2 डिवाइड्स करता है A स्क्वायर को। अब वो जो 1.2 की जो थ्योरम पढ़ी थी हमने कि जो फैक्टर्स होंगे उनकी पावर कितनी भी हो वो डिवाइड करेगी A को, है ना, तो 2 डिवाइड्स कर रहा है A स्क्वायर को कर रहा है तो 2 A को भी डिवाइड कर रहा है, A 2 को डिवाइड कर रहा है तो कोई अलग नंबर आ जाएगा तो A है वो 2C के इक्वल हो जाएगा, तभी वो डिवाइड करेगा। अब A की वैल्यू आ गई 2C। अब पहले वाली इक्वेशन से हमें क्या पता था, 2B² इज इक्वल टू A स्क्वायर, तो जो यहाँ पे A की वैल्यू है 2C पुट कर देंगे तो 2B² इज इक्वल टू 4C स्क्वायर, यहाँ से B स्क्वायर है वो 2C स्क्वायर से के इक्वल आ गया। वहाँ पहले में 2 A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 2B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2B स्क्वायर को A स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है तो A को भी डिवाइड करेगा, 1.2 थ्योरम का यूज़ करेंगे। 2B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम 1.2 का ही यूज़ करेंगे तो 2B को भी डिवाइड कर रहा है। अब A और B के बीच में 2 नंबर कॉमन आ गया जो 2 है। हमें पता है कि A और B प्राइम को प्राइम नंबर होंगे तो सिर्फ एक कॉमन फैक्टर आ सकता था। ये कॉन्ट्राडिक्शन सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि हमने √2 को एक रैशनल नंबर मान लिया था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √2 इज़ रैशनल, हमने गलत माना था इस वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, √2 को रैशनल नंबर मानना है और इरेशनल प्रूव करना है, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे कि वो एक P/Q की फॉर्म में होगा तो यहाँ पे A/B की फॉर्म में होगा, A/B की फॉर्म में है तो दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट करने पर हमें 1.2 थ्योरम का यूज़ किया कि 2 डिवाइड करता है A स्क्वायर को, 2 A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम का यूज़ करेंगे तो 2 डिवाइड करेगा A को, क्योंकि अगर किसी की पावर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो खुद को तो डिवाइड कर ही रहा होगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि एक जो A नंबर आया है वो 2C के इक्वल हो जाता है किसी इंटीजर से। नेमिंग आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, PQR ले सकते हो या फिर ABC ले सकते हो। यहाँ से जो A की वैल्यू आई है उसको पुट कर देंगे तो 2C पुट किया तो 4C स्क्वायर बन गया। वहाँ से डिवाइड हो रहा है कि B स्क्वायर वो आ रहा है 2C स्क्वायर के, इसका मतलब है वो 2 है वो डिवाइड कर रहा है B स्क्वायर को, है ना। जैसे यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को तो यहाँ से 2 डिवाइड कर रहा है B स्क्वायर को, 2 डिवाइड B स्क्वायर को कर रहा है तो एक इंडिविजुअल पावर को करेगा ही, पीछे से हमने प्रूव कर रखा है कि पावर्स को डिवाइड कर रहा है तो नॉर्मल को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे हमें A और B में 2 कॉमन फैक्टर मिल गए, वो हो नहीं सकता क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई थी, है ना।
ऐसे ही है एक अगला एग्जांपल है, √3 को इरेशनल प्रूव करना है। तो वैसे ही करेंगे कि हमें पता है कि हम √3 हम अज्यूम कर लेते हैं, हमें प्रूव करना है √3 को इरेशनल, तो हम कॉन्ट्ररी अज्यूम कर लेते हैं कि √3 है वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर होगा तो वो p/q की फॉर्म में होगा। यहाँ पे a/b कर लिया, a/b किया, दोनों का स्क्वायर रूट किया, तो 3b² = a² आ गया। अब यहाँ पे a² डिवाइड कर रहा है 3 को, 1.2 थ्योरम का यूज़ करेंगे कि अगर a पावर को डिवाइड कर रहा है तो वो नॉर्मल को भी डिवाइड करेगा। तो जो a है वो डिविजिबल हो जाएगा 3 से, तो 3 डिवाइड्स करेगा a को भी। तो a की वैल्यू 3c अगर हम एज्यूम कर लेते किसी इंटीजर्स के लिए, तो a की वैल्यू 3c पुट कर देंगे, तो 3b² = 9c² आ जाएगा। 3bc² = 9c² से 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 पे 9 हो गया, b² एज इट इज़ बच गया, b² से 3c² आ गया। अब b² 3c² का इसका मतलब है कि 3 डिवाइड्स कर रहा है b² को, या b² डिविजिबल बाई 3 हो रहा है, तो 3 डिवाइड्स करेगा। अगर 3 डिवाइड्स कर रहा है b² को, तो 3 डिवाइड करेगा b को भी। 1.2 थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो एक यहाँ पे एक अलग नंबर कॉमन आ गया 3। a और b का एटलीस्ट 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है a और b को प्राइम को, क्योंकि हमने माना था कि a और b हैं वो हैं प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, तो उनके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन आनी चाहिए, दैट इज़ 1। यहाँ पे 3 भी कॉमन आ रहा है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमने √3 को एक रैशनल नंबर मान लिया था, जो कि एक इरेशनल नंबर है, प्रूव हो चुका है। अब क्लास 9th में हमने ये भी पढ़ा था कि सम और डिफरेंस अगर रैशनल और इरेशनल का लेते हैं तो वो इरेशनल बनता है, प्रोडक्ट लेते हैं और डिवाइड करते हैं रैशनल और इरेशनल का, तो वो भी हमेशा क्या बनता है, इरेशनल नंबर बनता है। तो यहाँ पे अब सम वाला है, सम का मतलब कैसे, जैसे 5 - √3 है तो 5 + और -√3 ले लो, या फिर माइनस वाला ले सकते हो। तो यहाँ पे a/b की फॉर्म में करेंगे, एक तरफ हम नॉर्मल ले जाएंगे, तो फिर से हम क्या करेंगे, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि √3 हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा था कि √3 एक इरेशनल नंबर है, और हम अगर रैशनल लेके चल रहे हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो हम कंक्लूड करेंगे कि 5 - √3 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। देखो क्या क्या किया है, कुछ नहीं किया, नॉर्मल्स है। अब हमें पता है कि ये इरेशनल प्रूव करना है, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल रहे हैं कि लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रारी 5 - √3 एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में होगा, है ना। तो यहाँ से हमने √3 को एक तरफ ले लिया और ये वाली चीज़ें एक तरफ ले ली, यहाँ से एक एलसीएम ले लिया, b एक एलसीएम आ गया, तो 5b - ये बन गया। अब हमें पता है कि 5/1 करेंगे -a/b एक रैशनल नंबर है, और उसी की जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसके ऊपर राइट हैंड साइड है वो तो क्या है, 5b है, तो 5 - a/b। लेफ्ट हैंड साइड है √3 हमें पता ही है ऑलरेडी कि एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को तो बोल रहे हैं कि वो इरेशनल है, राइट हैंड साइड को बोल रहे हैं रैशनल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आई है, क्योंकि √3 एक इरेशनल नंबर था और हमने इसको एक रैशनल नंबर ले लिया था, इस वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अब 3 और √2 है, तो 3 एक रैशनल नंबर है 3/1, और √2 है वो एक इरेशनल नंबर है, हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। तो ऐसे ही करेंगे कि हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर होगा तो हमें a और b ऐसे चाहिए जो कोप्राइम हो, कोप्राइम होंगे तो सिर्फ एक चीज़ उनके अंदर कॉमन आएगी, दैट इज़ 1। तो 3√2 को a/b लिखेंगे, रीअरेंज करेंगे तो √2 = a/3b। अब हमें पता है कि a और b ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं और ये एक रैशनल नंबर बन रहा है। ये राइट हैंड साइड वाली चीज़ रैशनल है, और √2 है वो एक, सो √2 भी रैशनल ही बनना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल होनी चाहिए। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, क्योंकि √2 तो एक इरेशनल नंबर होता है, तो 3√2 भी एक इरेशनल नंबर होगा, है ना। तो कुछ नहीं था इस एक्सरसाइज में, सिर्फ आपको प्रूव करना है कि हर एक कंपोजिट नंबर जो प्राइम्स में ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो वो प्राइम नंबर आएगा। अगर एक p प्राइम नंबर है और p डिवाइड्स कर रहा है a² को, तो p डिवाइड्स करेगा a को, क्योंकि जहाँ पे a है वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये थ्योरम 1.2 थी। ऐसे ही प्रूव करना है √2 और √3 को इरेशनल्स हैं, तो वो हमने प्रूव कर दिया। ये लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया हुआ था कि HCF अगर हम 3 नंबर्स का निकालते हैं PQR की फॉर्म में,
तो अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो पी क्यू आर के तीनों के प्रोडक्ट और तीनों का एचसीएफ डिवाइड में एचसीएफ पहले 2 का, फिर पी क्यू का, फिर क्यू आर का और फिर पी आर का। ऐसे ही अगर जहाँ पे एलसीएम है वहाँ पे एचसीएफ कर दो और जहाँ पे एचसीएफ है वहाँ पे एलसीएम कर दो। जैसे यहाँ पे एलसीएम था तो यहाँ पे कर दिया एचसीएफ, यहाँ पे एचसीएफ था तो यहाँ पे कर दिया एलसीएम। तो जो चीज़ निकालनी हो उसका अपोजिट यहाँ पे लेंगे, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 3 नंबर्स के लिए अलग निकालना होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ में आ गई हो। कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वाली एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, देखो 1.2 की एक्सरसाइज में क्या कौन कौन से क्वेश्चन है। √5 को इरेशनल प्रूव करना है, आराम से कर देंगे। √3 वाला कंसेप्ट ही लेके, इसमें सम वाला आ गया और इसमें 2 की प्रोडक्ट्स वाला आ गया। जैसे इन दोनों की 1 और 1/√2 वाली प्रोडक्ट आ गया, 7 प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे सम वाला आ गया। तो जो हमने पीछे किया है वही है एग्जाम्पल्स में ही। तो जिसको एग्जाम्पल्स अच्छे से आ गए उसका एक्सरसाइज क्लियर होगी, जिसको एक्सरसाइज क्लियर होगी उसको एग्जाम्पल्स अच्छे से आ गए। मेरा मानना ये है कि अगर हम एग्जाम्पल से एक्सरसाइज पे जाते हैं तो हमें हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी ज़्यादा बनती है और हमें ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना उन फ्रेंड्स के साथ जो 10th में 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।